काफ़ी अर्सा पहले सोशल मीडिया पर वीचैट पर स्पेशली इन पाकिस्तान बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस पर ये बात गर्दिश कर रही थी कि X1 वीज़े के बाद अगर कोई स्टूडेंट T वीज़ा लगाकर चाइना में स्टे करता है तो दोबारा पाकिस्तान से उसका कोई वीज़ा नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अगर आप X1 वीज़ा पर चाइना में स्टडी कर रहे हैं तो अगर X1 आपका एक्सपायर होता है, उसका टाइम ख़त्म होता है, आपके स्टडी का टेन्योर ख़त्म होता है, तो फर्दर आप क्या करते हैं। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो फर्दर स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई अगर बैचलर कर रहा है तो मास्टर में अगर वो ट्रांसफ़र हो रहा है, किसी और यूनिवर्सिटी में जा रहा है, या फिर अगर किसी की मास्टर्स कंप्लीट हो रही है, वो PhD के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो जब X1 वीज़े का टेन्योर आपका ख़त्म होता है तो फिर नेक्स्ट आपको क्या करना होता है। मोस्टली जब आपका वीज़ा एक्सपायर होता है तो आपको उसी वक्त या तो T वीज़ा अप्लाई करना होता है या फिर इमीडिएटली कंट्री को आपने एग्जिट करना होता है। तो ये सिचुएशन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी डिफ़िकल्ट और बड़ा टफ टाइम होता है। तो ये सारी सिचुएशन आज मैं आपके सामने लाऊंगा। काफ़ी अर्सा पहले सोशल मीडिया पर वीचैट पर स्पेशली इन पाकिस्तान बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस पर ये बात गर्दिश कर रही थी कि X1 वीज़े के बाद अगर कोई स्टूडेंट T वीज़ा लगाकर चाइना में स्टे करता है तो दोबारा पाकिस्तान से उसका कोई वीज़ा नहीं लगता। T वीज़ा का मतलब होता है अगर आप चाइना में हैं, आपकी स्टडी कंप्लीट होती है और आपका वीज़ा एक्सपायर होता है तो आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप एंटरप्रेन्योर वीज़े की तरफ जा रहे हैं या किसी और वीज़े की तरफ, तो आपको एक टाइम पीरियड चाहिए होता है, उसको हम T वीज़ा कहते हैं। और ये T वीज़ा मुख्तलिफ प्रोविंशियल लेवल पर डिफरेंट पॉलिसीज़ के साथ आपको दिया जाता है। 15 डेज से लेकर 30 डेज तक होता है। और अगर आपको एक दफ़ा T वीज़ा मिल जाता है तो फिर विद इन 30 डेज आपको वेल प्रिपेयर्ड होना होता है कि नेक्स्ट या तो जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उनसे बात करके आपका सारा टाइम जो है मैनेज हो। अब इस दफ़ा 2024 में चाइना में T वीज़ा से रिलेटेड कुछ इश्यूज ऐसे क्रिएट हुए कि चाइनीज़ जितने भी प्रोविंशियल लेवल पर इमिग्रेशन ऑफिसेज थे उन्होंने T वीज़ा लगाने के बाद स्टूडेंट को एग्जिट करने का बोला। स्पेशली आप जब T वीज़ा लगा के दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं जिसमें आपका नया एडमिशन लेटर आया होता है, वो यूनिवर्सिटी भी आपको कहने लगती है कि आप एग्जिट करें, दोबारा अपने कंट्री से X1 वीज़ा लगाकर इंटर हो जाए, उसके बाद मैं आपका वीज़ा नया लगवा दूँ। इस सारी सिचुएशन पर आज मैं व्लॉग सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, इस पूरी सिचुएशन को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, सारे प्रोसेस से मैं खुद होके आया हूँ। तो मैंने सोचा कि आज इस पर कंप्लीट व्लॉग बनाऊँ। प्रोसेस तब शुरू होता है जब मेरी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से मेरा X1 वीज़ा एक्सपायर होता है और उस वक्त तक आई थॉट कि मैं यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करूंगा तो खुद मेरा T वीज़ा लगा देगी और मुझे इस तरह से टाइम मैनेज होगा और मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में एंटर हो जाऊंगा। क्योंकि पहले ऐसे होता था तो इसलिए हम बहुत कंफर्टेबल थे। यूँ जब मेरा वीज़ा एक्सपायर होने से 10 दिन पहले मैंने अपनी यूनिवर्सिटी एडमिन ऑफिस कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा हम आपका T वीज़ा नहीं लगा सकते हैं, आप खुद अपना T वीज़ा मैनेज करें और दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके अपना एडमिशन को टैकल करें। अपनी ही सिटी में इमिग्रेशन ऑफिस गया, उनसे मैंने डिटेल सारी पूछी तो उन्होंने कहा हम आपको कोई T वीज़ा अब नहीं दे सकते हैं, आपने या तो एग्जिट करना है या फिर अपना सारा इशू जो है ना खुद टैकल करना है, हम आपको कोई T वीज़ा नहीं दे सकते। तो ये सिचुएशन काफ़ी टफ थी। देन आई डिसाइडेड कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए, कंट्री एग्जिट ना किया जाए, क्योंकि एग्जिट में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आपको फाइनेंशियल भी बहुत बर्डन होता है और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं। तो फाइनली कुछ यूँ हुआ कि मैं अपने प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाके मैंने T वीज़ा अप्लाई कर दिया। मेरा फर्स्ट टाइम में T वीज़ा लग गया और विद इन 30 डेज जब मैंने प्रीवियस यूनिवर्सिटी को अपना कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा आपका जो टर्म है वो सितंबर में स्टार्ट हो रहा है, जबकि तब सितंबर टर्म को स्टार्ट होने में तकरीबन 2 मंथ थे। तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि 2 मंथ तक हम आपका वीज़ा टैकल नहीं कर सकते, आप बेशक T वीज़ाज एक्सटेंड करते जाएं या आप बेशक एग्जिट लें। अब इस सारी सिचुएशन को देख के मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट से, बहुत सारे दोस्तों से एडवाइस लिया। सबसे ज़्यादा जो मुझे परेशान कुन बात लगी वो ये लगी, अगर आप पाकिस्तान एग्जिट करेंगे तो पाकिस्तान से कोई वीज़ा नहीं लगेगा। अब जब यूनिवर्सिटी ने मुझे कहा कि हम आपको सितंबर से पहले एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो मेरे सामने 2 सूरतें थी। एक तो मैं अपने कंट्री वापस आ जाऊं, दूसरा मैं और स्टे करूं। अगर और स्टे करता हूं तो रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा, फर्दर आपको वीज़ा तो मिल जाएगा लेकिन आपका जो रिकॉर्ड है वो ख़राब हो जाएगा। फर्स्ट T वीज़ा लेने के बाद विद इन 30 मेरा इशू टैकल नहीं हो सका और मैं अगेन अपने प्रोविंस से दोबारा से दूसरे प्रोविंस में गया एक T दोबारा अप्लाई करने के लिए।
क्योंकि कंसल्टेंट्स का यह धंधा बहुत उरूज पर है, स्पेशली ग्वांगजो सिटी में। इसकी सारी डिटेल्स मैं अलग से एक व्लॉग बना के उसमें बताऊंगा कि अगर आप ग्वांगजो से टी वीज़ा लगाते हैं या किसी भी बिजनेस सिटी से टी वीज़ा लगवाने जाते हैं तो कंसल्टेंट से बचने के लिए आपने कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं और ये सारी जो चीज़ें हैं आपने बाय सेल्फ खुद कैसे टैकल करना है। मेरा फर्स्ट टी वीज़ा एक्सपायर होने के करीब आया, तब तक मुझे कोई भी सोल्यूशन नज़र नहीं आया, तो देन अगेन आई अपीयर टू अप्लाई फॉर टी वीज़ा। जब मैं दोबारा टी वीज़ा के लिए चला गया तो उन्होंने कहा अब आपका टी वीज़ा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, अब आपका S2 वीज़ा लगेगा जिसमें आप अपना टिकट अटैच करेंगे और हमें बताएंगे कि इस डेट को आप कंट्री एग्जिट करें। ये मुझे एक किस्म का रेड अलर्ट था, लेकिन मुझे टाइम बहुत कम था तो मुझे मजबूरन S2 वीज़ा दोबारा से उनसे लेना पड़ा। S2 वीज़ा के साथ मैंने एक टिकट अटैच किया जिसमें मैंने उनको बताया कि फलां डेट को मैं कंट्री से एग्जिट करूंगा, दोबारा अपनी कंट्री जाके X1 वीज़ा अप्लाई करके लीगल वे में एंटर हो जाऊँ। ये सारा प्रोसेस करके S2 वीज़ा अप्लाई करने के बाद मैंने कंट्री वापस आने का डिसाइड कर लिया। अब पाकिस्तान में सिचुएशन कुछ यूँ थी कि जितने भी दोस्त अहबाब यहाँ से आ रहे थे या जितने भी लोगों का एक्सपीरियंस था, दे सेड नो फेज डोंट कम। अगर आप आ गए तो आपका वीज़ा यहाँ से नहीं लगना, आपकी PhD भी वेस्ट होगी, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आप पर एक मेंटल प्रेशर बिल्डअप होगा, तो काइंडली आप वापस पाकिस्तान ना आए। तो अब इस सिचुएशन में मेरे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन था, या तो मैं इलीगल स्टे करता या मैं एग्जिट लेता। तो आई डिसाइडेड कि मैं इलीगल वे में और स्टे नहीं करूँगा, मैं कंट्री एग्जिट करूँगा, भले पाकिस्तान से वीज़ा लगे भले ना लगे। इस सिचुएशन में मैंने जाके अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके अपना पुलिस रिकॉर्ड निकलवाया, उनसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिए और उसके बाद पाकिस्तान आने की तैयारी कर ली। 20 अगस्त को मेरा वीज़ा एक्सपायर था और 19 की रात को मैं पाकिस्तान पहुंच गया। घर आके 4-5 दिन स्टे करने के बाद मैं सीधे इस्लामाबाद आया और इस्लामाबाद आके मैंने X1 वीज़ा अप्लाई कर लिया। अब X1 वीज़ा के साथ मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट दिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ ताकि आपको भी नॉलेज हो, आपको भी पता चले कि आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाए बिना बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ अपने सारे इश्यूज खुद टैकल करें। नंबर 1 यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर प्लस JW202। नंबर 2 पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो चाइना से मैं लेके आया, और नंबर 3 चाइना से मेरी मास्टर्स की डिग्री, और नंबर 4 मेरे प्रीवियस वीज़ाज X1, X2 एंड T वीज़ाज जितने भी वीज़ाज अब तक लगे हैं, और नंबर 5 मेरी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो कि ओरिजिनल ही आपको एम्बेसी में सबमिट करवानी होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रॉपरली प्रिपेयर किए और जेरी वीज़ा ऑफिस में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए। उसके बाद जेरी ऑफिस में 3 से 4 मिनट का शॉर्ट इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में भी सारी चीज़ें मैंने उनको एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि वो इंटरव्यू बहुत शॉर्ट होता है, आपको टू द पॉइंट स्पेसिफिक 4 से 5 क्वेश्चंस पूछते हैं। उन क्वेश्चंस के अंदर ही आपको अरेंज करके अपना इशू भी उनको एक्सप्लेन करना होता है। इसके अलावा मैंने कोई भी ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा सबमिट नहीं करवा। वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद मैं वापस आया, 5 से 6 दिन मैंने वेट किया और कल मैंने जाके अपना वीज़ा रिसीव किया और मेरा X1 वीज़ा लग चुका था। अब पाकिस्तान आने से पहले जितने भी कंसल्टेंट्स थे या जितने भी दोस्तों का एक्सपीरियंस था, उससे एक डर एक तरफ, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी कंसल्टेंट्स आपको बताते हैं आपका वीज़ा नहीं लगेगा या हम लगवा के देंगे, तो यहाँ से आपको फ्रॉड का पता चल जाता है। दूसरी बात, अगर कोई पर्सनली स्टूडेंट आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर उनका अपना एक्सपीरियंस होता है। तो इस वजह से मैं काफ़ी परेशान था। तो अब मैं ये भी आपको बताता हूँ वो दोस्त जिनके वीज़ाज यहाँ से रिजेक्ट हुए उसकी बेसिक रीज़न क्या है। सबसे बड़ी रीज़न आपका बैंक स्टेटमेंट। जेरी ऑफिस के बाहर खुले आम धंधा चल रहा होता है। बैंक स्टेटमेंट्स आपको फेक प्रोवाइड की जाती है, 15 से 20 हज़ार आपसे लिया जाता है। उसके बाद वो फेक स्टेटमेंट वो पकड़ते हैं और आपका वीज़ा डिसमिस होता है। दूसरी बात, जब आप मोफा और रेलिवेंट बोर्ड से अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवाते हैं तो यहाँ पर इतना दकियानुसी सिस्टम है कि वो QR कोड्स आपके स्कैन नहीं होते, जिसकी वजह से आपका वीज़ा दोबारा से रिजेक्ट होता है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट में 100% श्योर था कि मेरी बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल है, रियल है, मेरा वीज़ा रिजेक्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा चाइना में जो मेरा रिकॉर्ड था, स्पेशली मैं इन स्टूडेंट्स को बताऊंगा टी वीज़ाज लगा के पाकिस्तान आ रहे हैं, आपने एक चीज़ बहुत ध्यान से नोट करना है। एक तो आपका और स्टे ना हो, दूसरा आपकी कोई इलीगल जॉब ना हो, इलीगल एक्टिविटी ना हो। भले आपके जितने भी टी वीज़ाज लगे हों, पाकिस्तान से आपका वीज़ा लग जाएगा। इट्स नॉट पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इट्स नॉट पाकिस्तानी सिस्टम। यहाँ पर आपकी चीज़ें अगर जेन्युइन है, ओरिजिनल है, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो आपका वीज़ा लगने से आपको कोई नहीं रोक सकता।
तो ये थी मेरी चाइना से लेकर पाकिस्तान आके वीज़ा अप्लाई करने तक की स्टोरी। फर्दर कोई भी आपका क्वेश्चन हो या आप टी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या फिर पाकिस्तान आके दोबारा से X1 अप्लाई कर रहे हो तो कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको फर्दर स्टेप्स गाइड करूँ। थैंक यू वेरी मच।